अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हम आज स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा होता है। जैसे कि इसके अंदर डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज यू वेयर अ कंपनीज मनी केम फ्रॉम, वेयर इट वेंट एंड वेयर इट इज नाउ। यानी बेसिक पर्पस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन शो करना। और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी किसी कंपनी की कि हमें जो है वो मनी कहाँ से आ रहा है और किधर हमें इसको होना चाहिए और इसको जो है वो कहाँ से ये कहाँ इसको हमने पहुँचाना है। ठीक है, कहाँ से आया है, कहाँ इसको पहुँचाना है और ये अभी इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इन तीनों से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही होती है। और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हम मेंटेन करने के लिए एडजस्टिंग एंट्री भी बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम थॉरली पढ़ते हैं कि है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलेगी कैश के ज़रिए। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड है जो कि आपको बताता है बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। यानी हमें इसके ज़रिए ये पता चल रहा है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व रही और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी कंपनी की। कभी भी किसी कंपनी का ऑडिट होता है तो उसके लिए उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर से अप्रूव कराया जाता है। यानी ऑडिटर उसको क्या करता है, जब वो सेटिस्फाई होता है कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है तो उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफन ऑडिटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। कि कहाँ से ऑडिट होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से, अकाउंटेंट फर्म्स वगैरह वगैरह। ठीक है, टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड फॉर टैक्स फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पर्पज। मकसद क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने का, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, चाहे वो फर्म्स की तरफ से हो रही है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से हो रही है, उसको इंश्योर कराना कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है और इसके ऊपर कितना टैक्स लगना है। और इसके अलावा जो है वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, यानी हम फ्यूचर में अब देखना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो हम अपने बिजनेस को किस तरीके से मज़ीद फाइनेंस कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, कितना हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका हमें पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास तीन चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि कंपनी के प्रॉफिट को शो कर रहा है। इट फोकस ऑन 4 की आइटम्स। हमारे पास इसमें 4 इंपॉर्टेंट आइटम है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, रेवेन्यू आपका सेल हो जाती है और गेन या लॉस आपका फाइनल प्रॉफिट होता है। इन चारों चीज़ों पे आपकी इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट करती है। It starts with the detail of sales and then work down to compute the net income or profit. It may be the loss. ज़रूरी नहीं कि कंपनी को फ़ायदा ही हो रहा हो, कभी ऐसा होता है कि जो हमने प्रोडक्ट सेल की होती है उसकी कॉस्ट हम लोगों को ज़्यादा पड़ जाती है और एक्सपेंसेस, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर हमारी कॉस्ट तो कम होती है, हमें प्रॉफिट हो रहा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है, मंथली लॉस में चली जाएगी। ज़रूरी नहीं कि पूरा साल ही लॉस शो हो, हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, XYZ रिटेलर की इनकम स्टेटमेंट है। आपने सबसे पहले सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं, लेस कर लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस वगैरह वगैरह। एक चीज़ याद रखिएगा, सेलिंग और अगर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, जिसको कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, तो इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आपके एडवर्टाइजमेंट,
पब्लिक रिलेशन, वेबसाइट मार्केटिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आए वो आ जाते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से। और इसके अलावा सेल्स स्टाफ को सैलरी देना वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस में आपकी रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये इस सब के वेजेस, सैलरीज, इन सब के चार्जेस आ जाते हैं, और बेडअप एक्सपेंसेस वगैरह। इसके अलावा फिर एक और इसी तरह की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन को शो कर रहा है। यानी ये बता रहा है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी है। यानी एक तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है। एसेट्स से मुराद ये कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, शोरूम है, तो वहाँ पर फर्नीचर रखा हुआ है, मशीनरी रखी हुई है, ये हमारे एसेट्स में आ जाएगी, यानी फिक्स एसेट्स में आ जाएगी। और अगर मैंने किसी से उधार ले रखा है या बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ये मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी मैं शो कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मेरी सरमायाकारी है, शेयर होल्डर इक्विटीज़ जो है वो एक होती है ऑनर्स इक्विटी और एक होती है शेयर होल्डर इक्विटी। इसमें आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। ऑनर इक्विटी वो होती है जो कि एक सिंगल ऑनर के बिजनेस की सरमाए को शो कर रही होती है, जो एक ऑनर के मतलब सिंगल ऑनर बिजनेस के कैपिटल को शो कर रही होती है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जबकि शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो भी कैपिटल को शो कर रही है, लेकिन ये शेयर होल्डर्स को के कैपिटल को शो कर रही है, यानी एक से ज़्यादा उसके क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर उसको इस्टेब्लिश किया है, उन सबकी क्या हुई, इन्वेस्टमेंट लगी है उसके अंदर। तो उससे आपकी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। इसी के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी बता दूंगा, तो वो भी आप लोगों से इससे टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको ये बैलेंस शीट ईजिली समझ में आएगी। तो शेयर होल्डर इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी अगर हम 1 साल की दे रहे हैं तो हमने 1 साल की असेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटीज़ को शो करना है। मेन जो हमारे पास 3 पार्ट आ जाते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटीज़। फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं असेट्स को, तो उसके अंदर करंट असेट, फिक्स एसेट आ जाते हैं। लायबिलिटीज़ के अंदर करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स कि जो हमने बैंक से लोन लिया होता है, और करंट लायबिलिटीज़ मीन्स कि जो हमने उधार नॉर्मली लिया होता है, उधार पे कोई चीज़ बाय की होती है, यानी अकाउंट पेबल। और इसके अलावा जो है वो शेयर होल्डर इक्विटीज़ में आपका शेयर कैपिटल वगैरह आ जाता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं अ बेसिस फॉर कंप्यूटिंग रेट्स ऑफ रिटर्न एंड इवेल्युएटिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न को जो है वो मालूम कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा। यानी हम ये कह लें कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें जो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी और हमारा कितना परसेंट हमें फ़ायदा हो रहा होगा। और इवेल्युएटिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल को हम देखते हुए ही अपने बिजनेस को फर्दर इंक्रीज करते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल इतना नहीं है तो हम अपने बिजनेस को इंक्रीज नहीं करते, बल्कि अपने रेवेन्यू को जनरेट करने पे ज़्यादा जोर देते हैं। वजह ये कि हम अपनी एक और ब्रांच खोल लें, तो बेहतर ये कि हम अपने बिजनेस पे रेवेन्यू को जनरेट करें। अगर हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा तो ही हमारी इक्विटीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, और जब शेयर होल्डर इक्विटीज़ यानी कैपिटल स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हम जो है फर्दर अपनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फाइनेंसर जो होते हैं, कंपनी के जो फाइनेंस के एक्सपर्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं और हमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, और ये सब हमें पता चलता है बैलेंस शीट के ज़रिए। ठीक है। नेचर आप लोगों को पता है कि इक्विटीज़ हमेशा याद रखिएगा, यानी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो आ जाते हैं उसके अंदर, ये हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट, ये सरमायाकारी बिजनेस में क्रेडिट साइड पर होती है, और अगर ड्राइंग है तो वो उसमें से माइनस हो जाती है। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर फर्दर में जो मैंने आपको बताया, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़। एसेट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एसेट्स हैं क्या, जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट हासिल होंगे, ऑब्टेन और कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। और जो हम पास्ट ट्रांजेक्शन से हम जो असेट्स हासिल कर चुके हैं उनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, और फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट हम उससे हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पास्ट में उधार पे सेल की थी,
और अकाउंट रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो अब हमें जब पैसे रिसीव हो जाएंगे तो इट मीन्स हमारे पास पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लाइबिलिटीज हमारी जो क्या होती हैं, आर प्रोबेबल फ्यूचर सेक्रीफाइस और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटीज पे करेंगे। ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पार्टिकुलर एंटिटी टू ट्रांसफर assets or provide services to other entities in the future as a result of past transaction or revenue। इसके अलावा इक्विटी, इक्विटी में क्या आ जाता है, इक्विटी जो है वो क्या, जैसा मैंने बताया शेयर होल्डर इक्विटी आ जाती है, इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटी। यानी ये इक्विटी वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि हम अपने एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है, यानी वो कैपिटल जो इस वक्त बिजनेस पे रन हो रहा है वो कितना है, उसके लिए हमें इसी तरह पता चलता है कि हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। तो इन अ बिजनेस इंटरप्राइज द इक्विटी इज ऑनरशिप इंटरेस्ट। तो इक्विटी में ऑनरशिप का इंटरेस्ट होता है, मीन्स कि ऑनर का इंटरेस्ट होता है कि वहाँ हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और हमें इन्वेस्टमेंट के मुताबिक कितना रिटर्न मिल रहा है, ये वो एनालाइज करता है ऑनर। बैलेंस शीट इस तरह की होती है, ये आपको पता ही है, आप लोग कर चुके हैं। ठीक है। और जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटीज़ को हम पढ़ते हैं। शेयर होल्डर इक्विटीज़ को मैंने बताया, शेयर कैपिटल को हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है। पेड इन कैपिटल, पेड इन कैपिटल मीन्स कि जो शेयर हमने इशू कर दिए हैं और उसके बदले में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है। और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या होता है, मंथली बेसिस पे हम जितना भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो रिटेन अर्निंग में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिटेन अर्निंग एक तरह से बैलेंस कंपनी का सेविंग अकाउंट होता है जहाँ पे पैसे जमा हो रहे होते हैं। एक और मैंने एग्जांपल दी थी बैलेंस शीट की, ये आपकी जो है वो, इस बैलेंस शीट को हम कहते हैं नॉर्मली टू कॉलम बैलेंस शीट, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं और इधर लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटी और इक्विटी राइट साइड पे हो और ये एसेट्स लेफ्ट साइड राइट साइड पे हो, और लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ जो है वो लेफ्ट साइड पे हो। तो ऐसा जो है आमतौर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है। इसके अलावा ये भी एक कंपनी की, ये भी बैलेंस शीट की एक फॉर्म है, इसको हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, इसको हम याद रखिएगा, क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहते हैं। अब आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसके सरमायाकारी को, जो उसकी जो इक्विटीज़ होती हैं उसको हम ऑनर्स इक्विटीज़ नहीं कहते बल्कि शेयर होल्डर्स इक्विटीज़ कहते हैं, क्योंकि उसके ऑनर एक नहीं होता। एक प्राइवेट कंपनी का तो एक ऑनर होता है, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के बहुत सारे ऑनर होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं हम ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे शेयर होल्डर से मिलकर बनी हो। ठीक है। और इसके अंदर दो किस्म की कंपनीज आ जाती हैं, एक पब्लिक लिमिटेड और एक प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कम से कम, उसके अंदर कम से कम दो शेयर होल्डर्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट शेयर होल्डर, क्योंकि ये प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनी है और ये मार्केट में शेयर्स ऑफर नहीं करते। आप उनके शेयर्स बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है और जो है वो उसके प्राइवेटली क्या है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक को वो ऑफर नहीं करते शेयर्स। जबकि दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें कम से कम शेयर होल्डर 7 होते हैं, याद रखिएगा, कम से कम शेयर होल्डर 7 होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, यानी जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितने ज़्यादा इन्वेस्टर होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, वो कंपनी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। लेकिन पब्लिक इमेज भी उसको बिल्ड करना होता है साथ साथ। अब पब्लिक इमेज कह लें या गुडविल कह लें, वो उसकी इमेज बिल्ड होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस से। उसके पास्ट एक्सपीरियंस में जो है वो जो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती रही है, उस बेसिस पे उस कंपनी की गुडविल ग्रो करती है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच शेयर्स ऑफ द कंपनी स्टॉक, स्टॉक कहते हैं शेयर्स को, कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे शेयर्स सेल और परचेज किए जाते हों। ईच शेयर होल्डर ओन्स कंपनी स्टॉक, और हर शेयर होल्डर क्या करता है, अपना एक कंपनी स्टॉक प्रोपोर्शन रखता है। एविडेंस बाय देयर शेयर सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, और उसका एविडेंस होता है उसके पास, ऑनरशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यानी इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई शेयर पर्सन, जैसे कि मैं गया मार्केट में
मैंने स्टॉक मार्केट में कहा कि मैंने फलाना कंपनी के ABC कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं। मैंने पैसे दिए, शेयर्स बाय किए, मेरे पास शेयर्स आ गए, मैंने 1000 क्वांटिटी में लिए और मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख के आ गए, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ दे दिए और शेयर्स हासिल कर लिए 1000, और मुझे 1000 शेयर्स के पूरे एक सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, कि ये आप जो है वो जिससे मेरे पता चल रहा है कि मेरी ये ऑनरशिप है। ठीक है, तो अब मेरे पास प्रूफ है, कंपनी की तरफ से जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे दिया जाएगा। अब वो आइदर ये कि क्वार्टरली बेसिस पे दिया जा रहा है या 6 मंथली बेसिस पे दिया जा रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे दिया जा रहा है तो उसका इसका मतलब ये कि 3 महीने बाद दिया जा रहा होगा, और या फिर 6 महीने बाद दिया जा रहा है, या फिर साल बाद दिया जा रहा है। इस शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। याद रखिएगा, इस शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स आर एबल टू ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर विदाउट एनी इफेक्ट्स टू कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। यानी आपको ये आसानी है, अगर शेयर होल्डर्स ने फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 शेयर्स बाय कर लिए, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, तो मैं उनको जो है वो सेल भी कर सकता हूँ मार्केट में। ठीक है, मैं उनको मार्केट में क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। जब मैं सेल कर दूंगा तो मलकियत किसी दूसरे पर्सन की हो जाएगी, अब यानी अब वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। यानी जितना उसकी इन्वेस्टमेंट है उतने का मालिक बनेगा, पूरे का नहीं, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका वो मालिक बन जाएगा, और उसको उसके बदले में डिविडेंड मिल रहा होगा, प्रॉफिट मिल रहा होगा। डिविडेंड याद रखिएगा, कंपनी के लिए डिविडेंड लायबिलिटी होता है, जबकि शेयर होल्डर्स के लिए वो क्या है, प्रॉफिट है। तो जैसे कि मैंने बताया था, पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, और यहाँ प्राइवेट में लिखा हुआ है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और वो पब्लिकली मार्केट में शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी की। अभी आ जाता है पार्टनरशिप बिजनेस, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस एक बिजनेस की ऐसी फॉर्म है कि जहाँ पे कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बैंक है तो मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये पाकिस्तान के लॉ में पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक है। तो ये थे हमारे टॉपिक आज के, और तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताया। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्री की जब हम बात करते हैं, तो एडजस्टिंग एंट्री जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। यानी अगर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर हमने एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाई है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, और पॉसिबल है कि हमारा बैलेंस ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं सबसे पहले। एक चीज़ आपको और बता दूँ, एडजस्टिंग एंट्री किसको कहते हैं। एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं ऐसी एंट्रीज जो कि जनरल एंट्री में रिकॉर्ड होना रह गई हैं, या आपने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया था लेकिन उन असेट्स और उन एक्सपेंस में और उन लाइबिलिटीज़ में फ़र्क आ गया। याद रहे, असेट्स में, लाइबिलिटीज़ में और एक्सपेंसेस में फ़र्क आ गया, डिफरेंस आ गया, उसको आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं किसमें, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर। यानी एडजस्टिंग एंट्री का मतलब यही होता है कि आपने जो चीज़ रह गई है या जिस चीज़ में डिफरेंस आ गया आपने उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्योंकि हम एडजस्टिंग एंट्री साल के या पीरियड के आखिर में बना रहे होते हैं, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ठीक है बनाते हैं, तो हम उससे पहले एडजस्टिंग एंट्री का ख्याल रखते हैं। एडजस्टिंग एंट्री में याद रखिएगा, हम किस चीज़ की एंट्रीज बनाते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए। नंबर 1 असेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 लाइबिलिटीज़, और नंबर 4 इक्विटीज़। ठीक है, इन सब की क्या कर रहे होते हैं हम लोग, एंट्रीज पास आउट कर रहे होते हैं एडजस्टिंग एंट्री के अंदर। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है, असेट्स में क्या आ जाता है, करंट असेट्स या फिक्स असेट्स। कि अगर फॉर एग्जांपल प्रीपेड की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रीपेड सर्विसेज परफॉर्म की, और जो है वो एडजस्टमेंट डाटा को देखते हुए जब आप एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने एक्सपेंसेस को फर्दर इंक्रीज शो किया। ठीक है, सॉरी, प्रीपेड को आपने फर्दर कम शो किया। तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपका असेट जो है वो अभी भी रहता है। ठीक है, और आपने क्या करना है, असेट्स को माइनस करके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। तो यानी असेट्स को देखते हुए आपने क्वेश्चन के अंदर असेट्स को देखते हुए और एडजस्टमेंट डाटा के अंदर एसेट्स को देखते हुए जो आपने कंपैरिजन किया, इसी को और एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया, इसी को हम एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं।
तो इससे ये पता चला कि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, जो चेंज आ चुका है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपका प्रीपेड साल के शुरू में था या ड्यूरिंग द पीरियड था, लेकिन अब आपका जो है वो प्रीपेड जो है वो वैसा नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज हो गया तो इस एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो गया, उसको हम एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री है। इसी तरह अनअर्न इनकम है। अनअर्न इनकम जो है वो प्रीपेड की ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या है, हमने एडवांस किसी से लिया हुआ है, तो अब एडवांस एडजस्टमेंट डाटा के आखिर में जो है वो एडजस्टमेंट डाटा में वो एडवांस वो नहीं रहा है, यानी कि चेंज आ चुका है। इट मीन्स कि वो इनकम में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने जो इनकम में कन्वर्ट हो चुका है, आपने उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे टॉपिक। तो हम इन सबको रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह अक्रूड एक्सपेंसेस, जो कि आपके पास फर्दर एक्सपेंसेस हैं, ड्यू हो गए हैं और आपकी लायबिलिटी भी बन चुके हैं, तो इन सबको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर, डाटा के अंदर एक्सपेंसेस को देखते हुए और एडजस्टिंग एंट्री के अंदर एक्सपेंसेस को देखते हुए, दोनों को ऐड करके हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, समझें, और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।